आपका स्वागत करती हूँ सर, प्रशांत सर जो एक्स डीजी हैं। इतने बड़े बड़े खूंखार अपराधियों को आपने धूल चटाई है सर। एक के बाद एक एनकाउंटर हुए, जीरो टॉलरेंस की नीति थी, लेकिन ये जुडिशियल सिस्टम को कहीं ना कहीं ओवरशैडो करता हुआ नजर आया। अगर पुलिस बल ना प्रयोग करे तो पुलिस वाले भी मारे जाते हैं। पिछले कुछ दिनों में पुलिस वाले भी शहीद हुए। पुलिस इस चीज़ के लिए तो नहीं बनी है कि आप पुलिस वालों को मारते रहिए। अगर शासन ने तय किया कि हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है, तो उसके तहत सभी लोग बैठ के एक व्यवस्था बनाते हैं कि इस जीरो टॉलरेंस को कैसे आगे बढ़ाया जाए। अतीक अहमद की आप देख लीजिए, जैसे उसको शूट किया गया पुलिस वालों के सामने और पुलिस वाले कोने में बैठ के देखते रहे। थोड़ा फिल्मी सीन नहीं लगता? आप देखेंगे कि उनको गिरा के पुलिस वाले पकड़ रहे हैं। मना भी किया पुलिस ने कि आप प्रेस की तरफ न जाएं, आप मेडिकल जिस कार्य के लिए आए हैं उसके लिए चलिए, लेकिन वो प्रेस की तरफ बढ़ गया। कायदे से उसे तो वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। वो पुलिस का स्टडी रिमांड में था। पुनः जाके उस पूरे वीडियो को देखिए। घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, होनी नहीं चाहिए। भाई ये लोग तो वैसे अपराधी थे जिनसे ऑनरेबल हाईकोर्ट के जजेस भी रिक्यूज करते थे इनके बेल सुनने से। बिना तथ्यों को जाने या गौर से देखे बिना इस तरह के स्वीपिंग रिमार्क्स हम लोगों को करने से बचना चाहिए। अतीक अहमद जैसे अपराधी जो लंबे समय तक क्राइम की दुनिया में भी सक्रिय रहे, पॉलिटिक्स में भी सक्रिय रहे, तो ये पॉलिटिकल पार्टी इनको झेलती है या फिर इनका फायदा उठाती है? पहले इनकी मदद लेके लोग पॉलिटिक्स करते हैं। हाँ बिल्कुल। फिर इन्होंने रियलाइज किया कि अरे अगर हम किसी को मदद करें तो हम ही क्यों पॉलिटिशियन में, ये पॉलिटिशियन बने। असद अहमद जब एनकाउंटर हुआ तो कहा गया कि ट्रायल से पहले पनिशमेंट दी गई। वीडियो पूरी दुनिया ने देखा था। हाँ जी। कि जिस तरीके से बम फेंके जा रहे थे, जिस तरह से गोलियां चल रही थी। हमारे दो पुलिसकर्मी जो उस गवाह के सुरक्षा में लगे थे वो भी शहीद हुए और वो गिरफ्तार नहीं हो रहा था। तो वो तो वांटेड क्रिमिनल था, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कि शरीफ आदमी था और पुलिस ने उस पर कोई ऐसी चीज़ कर दी। ये लोग तो वैसे लोग हैं जिनका खुद ही का इतना था कि यही कानून है। तो पहली बार कानून के तरीके से डील किए गए। जब एक कॉमन व्यक्ति को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है तो पुलिस वालों को क्यों? पुलिस कोई सिटिंग डक तो है नहीं कि आप जब चाहिए पुलिस वालों को ही टपका दिया, मार दिया। अगर अपराधी आप पे अटैक करता है तो आपको पहले उसको प्रयास करना चाहिए पकड़ने का। अगर नहीं हो तो इस जगह उतना ही यूज़ फोर्स का करना चाहिए जिससे कि हम उसको गिरफ्तार कर सकें। नाम मेरे को जहन में आता है विकास दुबे का। पुलिसकर्मी मारे गए तो सिर्फ क्रिमिनल की इतनी हिम्मत थी या फिर कहीं ना कहीं कुछ लीक हुआ था पुलिस की तरफ से? इस पर्टिकुलर केस में कुछ गलतियाँ हमारे विभाग की भी थी, तो उसको कुछ लीकेज हुआ था। हाँ। तो वो लोग भी अभी जेल में हैं। कार्रवाई हुई। उज्जैन से जब लाया जा रहा था विकास दुबे को, क्या पुलिस सही सलामत वहां तक नहीं ला सकती थी? अपने गंतव्य स्थान तक नहीं ला सकती थी पुलिस? बरसात के कारण गाड़ी स्लिप हुई, पशु आ गए सामने, गाड़ी पलट गई। उसका इतना दुस्साहस था कि अरेस्ट के बावजूद भी, गिरने के बावजूद भी गाड़ी पलट गई तो भागने की कोशिश की। उसके बाद से उसने पिस्टल भी छीन ली, उसने मारने की भी कोशिश की। तमन्ना टॉकीज, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe. इस वीडियो में व्यक्त किए गए सभी विचार, मत और सुझाव अतिथि के व्यक्तिगत अनुभवों और विचारों पर आधारित है। इसमें चैनल, एंकर या निर्माता की सहमति या विचारों का आवश्यक रूप से मेल होना जरूरी नहीं। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी और विचार विमर्श है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना, गुमराह करना या किसी प्रकार की खतरनाक राजनीतिक या वित्तीय सलाह को बढ़ावा देना नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि वो किसी भी राय या सलाह पर कार्य करने से पहले अपने विवेक और विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। अक्सर जब भी मैं किसी लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े व्यक्ति या पर्सनालिटी का इंटरव्यू करती हूँ तो एक बात मैं ज़रूर कहती हूँ कि जब भी उत्तर प्रदेश या बिहार का नाम आता है ना, तो जहन में सबसे पहले नाम आता है बाहुबली। बाहुबली एक ऐसा शब्द है जो कभी कभी डराता भी है, लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में बाहुबली का प्रचलन थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में कम हुआ है। इसे आप लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी जीत भी मान सकते हैं और ये भी मान सकते हैं कि जिस तरह से एक के बाद एक एनकाउंटर्स हुए और ज़ीरो टॉलरेंस की नीति सरकार ने अपनाई है, उसका बड़ा फ़र्क पड़ा है। तो आज मेरे साथ जो शख्स हैं वो लॉ एंड ऑर्डर को खूब अच्छे से समझते हैं और चाहे अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, विकास दुबे जैसे ऐसे बड़े कह सकते हैं खूंखार अपराधी हो, उनसे कैसे निपटना है ये उन्होंने रणनीति कहीं ना कहीं बनाई और जिसकी वजह से आज उनका कह सकते हैं कि पूरी तरह से नेस्ता नाबूद हो चुके हैं और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश अब इन बाहुबलियों से तो मुक्त होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई
ये जो है जुडिशियल सिस्टम को ओवरशैडो करता है। जो एनकाउंटर्स होते हैं वो जुडिशियल सिस्टम को ओवरशैडो करते हैं। तो मैं बिना देर किए आपका स्वागत करती हूँ सर, प्रशांत सर, जो एक्स डीजी हैं, और इनके टेन्योर में इतने बड़े बड़े खूंखार अपराधियों को आपने धूल चटाई है सर। लेकिन एनफोर्सर जो किताब है उसमें क्रिटिक्स का ये भी कहना है, जैसा कि मैंने कहा, कि ठीक है एक के बाद एक एनकाउंटर हुए, ज़ीरो टॉलरेंस की नीति थी, लेकिन ये जुडिशियल सिस्टम को कहीं ना कहीं ओवरशैडो करता हुआ नज़र आया। तमन्ना जी, जो भी पुलिस की प्रक्रियाएं होती हैं और किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में चीज़ें कानून के हिसाब से चलती हैं, और एक स्वस्थ व्यवस्था में, चाहे वो जुडिशरी का हो, एग्जीक्यूटिव का हो, लेजिस्लेचर का हो, और अब प्रेस का हो, ये चारों स्तंभ जब अच्छे से कार्य करते हैं तभी एक स्वस्थ व्यवस्था बनती है। किसी भी व्यक्ति को जो इन चीज़ों को, ये चीज़ें किस तरह से आपस में इंटरेक्ट करती हैं, बिना जाने, बिना समझे और सभी तथ्यों को बिना जाने अगर कोई कमेंट करता है तो मैं उसको उचित नहीं मानता। एक जनरलाइज कमेंट करने के पहले आपको हर एक चीज़ों को देखना चाहिए। जैसे जहाँ तक क्रिटिक की बात है, तो अगर कोई भी पुलिस ऑपरेशंस होता है या पुलिस एक्शन होता है, उसमें क्या कार्रवाई की जानी है, ये गाइडलाइन पहले से तय है। ठीक है। आपने अभी हाल में भी देखा होगा कि एक PUCL गाइडलाइन होती है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित की गई है। तो अगर कोई एक्शन होता है जिसमें किसी को इंजरी होती है या कोई डेथ होती है, तो उसको पूरा फॉलो किया जाता है। और कोई भी डेथ अगर पुलिस एक्शन में होता है तो उसकी मैजिस्ट्रियल जांच भी होती है, और अगर वो आदमी पुलिस कस्टडी में है तो उसकी जुडिशियल जांच भी होती है। तो इन सभी चीज़ों से जो पुलिस वाला व्यक्ति अपने राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस को यूज़ करता है, अगर पुलिस बल ना प्रयोग करे तो पुलिस वाले भी मारे जाते हैं। पिछले कुछ दिनों में पुलिस वाले भी शहीद हुए, कुछ वर्षों में। ठीक है। तो पुलिस इस चीज़ के लिए तो नहीं बनी है कि आप पुलिस वालों को मारते रहिए। एक समाज में व्यवस्था देनी है, उसे कानून के तहत अधिकार प्राप्त है, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस का। उसमें अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो उसके लिए भी मापदंड तय हैं। तो उन सभी जितने भी केसेस हैं, या जो जिन चीज़ों के बारे में जिनका नाम आपने नहीं लिया, वैसे भी बहुत सारे केसेस हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में दिया जाता है, और उसके लिए पूरी व्यवस्था है। नीचे से थाने स्तर से कार्रवाई होती है, तो थाने स्तर पे है, उसके ऊपर उनके सुपरवाइजरी लेवल है, डिप्टी SP होते हैं, एडिशनल SP होते हैं, SP होते हैं, रेंज लेवल पे सीनियर ऑफिसर होते हैं, जोन लेवल पे होते हैं, फिर मुख्यालय लेवल पे यहाँ होते हैं, फिर शासन स्तर पे गृह विभाग होता है। तो सभी लोग इन चीज़ों को देखते हैं, और साथ ही साथ जो विभिन्न कोर्ट्स हैं वो भी चीज़ों को मॉनिटर करती हैं। लेकिन उसमें PIL भी होते हैं, उनको भी मद्देनज़र रखा जाता है। तो सभी जगह पुलिस अपना पक्ष रखती है, और फॉर्चुनेटली अभी तक कोई ऐसी चीज़ें नहीं आई हैं जिसमें ये हो कि साहब हम लोग नियम कानून को नहीं मानते, या यूपी पुलिस नियम कानूनों को नहीं मानती। अब तो मुझे भी छोड़े हुए करीब 8-10 महीने हो गए, तो उसके बाद भी कुछ ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी एडवर्स चीज़ें हैं। तो वो तो व्यवस्था करती है। व्यवस्था में किसी व्यक्ति विशेष का बहुत वो हाथ नहीं रहता। ये जरूर रहता है कि शासन एक नीति तय करती है कि उसको किस तरह का प्रशासन चाहिए। अगर शासन ने तय किया कि हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है, तो उसके तहत सभी लोग बैठ के एक व्यवस्था बनाते हैं कि इस जीरो टॉलरेंस को कैसे आगे बढ़ाया जाए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पब्लिक डोमेन में पता नहीं चलती, और पुलिस बहुत सारे अन्य कार्य भी करती है जिसको हाईलाइट नहीं किया जाता, या फिर जिसकी न्यूज़ वैल्यू नहीं होती उतनी।
जितनी की पुलिस एक्शन के बारे में काफ़ी प्रसारित किया जाता है, और ये पब्लिक कंजम्पशन में भी ज़्यादा मतलब कि एक इस तरह का इमेज प्रोजेक्ट करता है जैसे पुलिस के पास सभी तरह के अनलिमिटेड पावर्स हैं। ऐसी स्थिति नहीं होती। प्रजातंत्र में एक चेक एंड बैलेंस चलता है, और पुलिस अन्य भी बहुत सारे कार्य कर रही है जिसके कारण ये स्थिति आई है। ये सिर्फ पुलिस एक्शन के कारण नहीं है और पुलिस के भय के कारण नहीं है। अगर भय है तो कानून का भय है। मैं ये कहूँगा आपको कि कानून का भय है। कानून को स्ट्रेंथन करने की जरूरत नहीं है या भय दिखाने की जरूरत है? नहीं, कानून तो मैं आपको बताऊं कि 2024 से तो केंद्र सरकार ने सभी कानून नए हो गए ना। जैसे हमारी पहले सीआरपीसी आईपीसी थी, अब वो बदल गई। अब तो नए नए तरह के चीज़ें, सभी चीज़ें नई की गई, तो उसमें भी काफ़ी सुधार किए गए। जो ये व्यवस्था इतने सालों से चल रही, 100 साल 150 साल पुरानी व्यवस्था थी, उस कानून को पूरे संकलित करके और अपने पार्लियामेंट के थ्रू पास कराया गया, और उसका अब अनुपालन कराया जा रहा है। तो कानून को भी स्ट्रेंथन किया गया, लेकिन कानून को इम्प्लीमेंट करने का विल पावर भी होना चाहिए। ठीक है, वो विल पावर इस सरकार ने दिखाया है, और जिसका लाभ आम जनता को भी मिल रहा है, और उस कारण से अच्छी कानून व्यवस्था के कारण यहाँ इन्वेस्टमेंट भी हो रहे हैं, उससे ग्रोथ भी हो रहा है। अगर आप सभी पैमानों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छे कानून व्यवस्था के कारण राज्य और राज्य के लोगों को अनगिनत फ़ायदे हैं। इन्वेस्टमेंट अगर हम देख लें, ग्रोथ रेट देख लें, तो इसमें भी काफ़ी उत्तरोत्तर वृद्धि उत्तर प्रदेश में हुई है। ठीक है, आपने कहा कि कई पुलिस अफसर शहीद हुए, फिर नाम मेरे को जहन में आता है विकास दुबे का, है ना। पुलिसकर्मी मारे गए, तो इसमें किसकी मतलब, ठीक है, तो सिर्फ क्रिमिनल की इतनी हिम्मत थी या फिर कहीं ना कहीं कुछ लीक हुआ था पुलिस की तरफ से भी? नहीं, उसमें इसकी एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश ने इसकी अध्यक्षता में एक जुडिशियल कमीशन भी गठित हुआ था इस पूरे प्रकरण में। तो उन्होंने काफ़ी अपने सुझाव, रिकमेंडेशन दिए, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे व्यवस्था में हमारी क्या कमी है, और इस पर्टिकुलर केस में कुछ गलतियां हमारे विभाग की भी थी, तो उसको कि कुछ लीकेज हुआ था। हाँ। तो वो लोग भी अभी जेल में हैं, कार्रवाई हुई। कुछ तात्कालिक सुधार किए जाने थे, वो कर लिए गए। कुछ मिड टर्म सॉल्यूशंस हैं, सुधार करने की आवश्यकता है। कुछ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की हैं, तो वो सरकार ऑलरेडी इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रही है, क्योंकि कोई व्यक्ति ओवरनाइट इतना महत्वपूर्ण नहीं हो जाता कि वो उसकी इतना रसूख हो जाए कि वो व्यवस्था पे हावी हो जाए। व्यवस्था की कमियों को इनकैश करके, उसका फ़ायदा उठा के ही ये लोग बदमाश या जो अपराधी होते हैं या माफिया होते हैं, वो लंबे समय तक अपना साम्राज्य चलाते हैं। तो उसको समाप्त करने के लिए सरकार के भी एक बड़ी कार्य योजना, जैसे सबसे पहले कि वो माफिया किस श्रेणी का अपराधी है, किस तरह के क्राइम करता है, उसके क्या कौन कौन गुर्गे हैं, उसके गैंग में कौन कौन है, उसके जो पुराने केसेस हैं उसमें क्यों नहीं कन्विक्शन हो रहे हैं, उन्होंने कहाँ कहाँ इलीगल प्रॉपर्टी बना रखी है, या सरकारी ज़मीनों पे कहाँ कहाँ कब्जा कर रखा है। तो इन सभी चीज़ों को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से एक एंटी माफिया टास्क फोर्स बना के शुरुआती दिनों से ही कार्रवाई की जानी शुरू की गई, और उसके धीरे धीरे जब साल भर और 6 महीने के बाद से जब शिकंजा कसने लगा उन पे, तब उसके परिणाम आने लगे। लोगों को कन्विक्शन भी होने लगे। ऐसे लोग जो कि 30-30 साल से 25-25 साल से जिनको सज़ा नहीं हुई थी, उनको सज़ा भी हुई, उम्र कैद की भी सज़ा हुई। वही लोग व्यवस्था को धता बता के फ्री घूमते थे। लेकिन एनकाउंटर्स बहुत होने लग पड़े। अब उज्जैन से जब लाया जा रहा था विकास दुबे को, तो क्या पुलिस सही सलामत कैमरा के सामने, पब्लिक के सामने, क्या वहाँ तक नहीं ला सकती थी, अपने गंतव्य स्थान तक नहीं ला सकती थी पुलिस? नहीं, पुलिस तो ला ही रही थी। पुलिस तो ला ही रही थी। उसमें वो
बरसात हुई और बरसात के कारण गाड़ी स्लिप हुई, पशु आ गए सामने, गाड़ी पलट गई, उसके बाद से उसने भागने की कोशिश। ये तो सभी चीज़ें पब्लिक डोमेन में, इसकी तो सभी, मैंने आपको बताया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज ने, और उसमें दो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उस आयोग में, उन्होंने इतनी बड़े इसकी जांच की। अगर कोई इतनी बड़ी ग्रेव मिस्टेक होती तो ये चीज़ें अंगित हो जाती। तो बदमाश भी तो इतना बड़ा था, उसने तो एक बार थाने के अंदर एक दर्जा प्राप्त मंत्री की हत्या कर दी थी, उसके बाद भी उससे कुछ नहीं हुआ। इस एस्पेक्ट को कोई नहीं देखता कि वो किस तरह से उसका इतना दुस्साहस था कि अरेस्ट के बावजूद भी, गिरने के बावजूद भी गाड़ी पलट गई तो भागने की कोशिश की, उसके बाद से उसने पिस्टल भी छीन ली, उसने मारने की भी कोशिश की। इन चीज़ों को भी जब कोई जांच होती है तो हर एक पहलू देखा जाता है, एक नहीं कि भाई पुलिस का ही एक पहलू देखा और जो लाइटर सेंस में लोग कहने लगते हैं साहब पुलिस जैसे चाहे वैसे कर दे, तो ऐसे नहीं होता। इसमें अगर कुछ भी गड़बड़ी पाई जाएगी तो पुलिस वाले भी उसी जुर्म के शिकार बनते हैं अगर कहीं कुछ गलती हुई, जो कि एक सामान्य लोग अपराधी के साथ। लेकिन हमने हाल ही में कई ऐसे एनकाउंटर्स देखे थे जिससे सवाल उठते हैं। अगर अतीक अहमद की आप देख लीजिए, जैसे उसको शूट किया गया पुलिस वालों के सामने और पुलिस वाले कोने में बैठ के देखते रहे, तो ये थोड़ा फिल्मी सीन नहीं लगता? नहीं, मैं तो आपको कहूँगा कि ये चीज़ें तो टीवी पे भी टेलीकास्ट हुई हैं। हाँ, आप इस पॉडकास्ट के बाद से पुनः जाके उस पूरे वीडियो को देखिए। ये कहना कि भाई पुलिस साइड में खड़ी रही, ये तो पुलिस वालों को भी गोली लगी। हाँ, लगी थी। पुलिस वालों ने उनको गिरा के पकड़ा, आप देखेंगे कि उनको गिरा के पुलिस वाले पकड़ रहे हैं। अब वो ऐसा तो नहीं था कि कोई पुलिस की वर्दी में था, वो तो प्रेस के रूप में आए थे। अगर आप उस वीडियो को पूरा देखेंगे तो उस व्यक्ति को मना भी किया पुलिस ने कि आप प्रेस की तरफ न जाएं, आप मेडिकल जिस कार्य के लिए आए हैं उसके लिए चलिए, लेकिन वो प्रेस की तरफ बढ़ गया। प्रेस के अंदर कोई आदमी छद्म भेष में रिपोर्टर बन के खड़ा था और वहाँ उसने अपना आईडी फेंका और उसके बाद से उसने कार्रवाई की। ये तो सबने देखा। घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, होनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आज के डेट में जब इस तरह के कोई भी मूवमेंट होता है तो अब प्रेस का कवर अगर आप रोकेंगे कि भाई प्रेस को भी आप नहीं जान, प्रेस की आज़ादी पे वो है, कायदे से उसे तो वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। वो पुलिस का स्टडी रिमांड में था, उसका मेडिकल कराया जाना भी मैंडेटरी था, ये नहीं था कि कोई ऑप्शनल चीज़ें थी। जब भी पुलिस कस्टडी में कोई व्यक्ति होता है तो उसको शाम को जेल में पुनः दाखिल करने के पहले उसका मेडिकल कराया जाता है। ठीक। उस दौरान ये घटना हुई, पुलिस ने अपनी जान की बाजी लगा के उसको गिरा के पकड़ा, उसमें पुलिस वालों को भी गोली लगी, वो भी घायल हुए। कुछ लोग ये भी कहते हैं साहब पुलिस वालों, वैसे तो पुलिस वाले मारते हैं, उसको मार देते। अगर पुलिस वाले मार देते तो फिर दूसरी कहानी चलाना शुरू कर देते कि पुलिस ने गवाही उसी को ख़त्म कर दिया। हाँ। तो पुलिस के लिए तो Catch-22 है ना, आरोप प्रत्यारोप में तो पुलिस सब जगह से परेशान है। मैं तो मतलब अब मैं एक बाहरी व्यक्ति के तौर पे भी कह सकता हूँ कि बिना तथ्यों को जाने या गौर से देखे बिना ये इस तरह के स्वीपिंग रिमार्क्स हम लोगों को करने से बचना चाहिए। और उसकी भी न्यायिक जांच हुई थी, ऐसा नहीं है। आज भी उनके खिलाफ, जिन्होंने हत्या की, उनके खिलाफ 302 का मुकदमा हुआ और उसमें जो पुराना एक्ट के हिसाब से, और उसमें अब चार्जशीट लगी, ट्रायल पे केस चल रहे हैं, उनको कन्विक्शन भी होगा। अब मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ, जो लोग मरे वो तो ऑलरेडी कन्विक्टेड थे, आजीवन कारावास, वो तो छूटने वाले थे नहीं, दोनों व्यक्ति, दोनों माफिया। तो पुलिस के लिए क्या उसमें गेन है? वो लोग तो कन्विक्टेड लोग थे, 20 साल की मिनिमम सजा होती है उसकी। अभी और भी केस ट्रायल पे चल रहे थे और पूछताछ भी चली, उसमें एक गवाह की हत्या कराई के साजिश के कारण ही उनको पुलिस कस्टडी में लेके पूछा जा रहा था, उसमें भी कन्विक्शन के स्टेज में थे, फिर उस गवाह की हत्या करवा दी। भाई ये लोग तो वैसे अपराधी थे जिनसे देखिए हाईकोर्ट के ऑनरेबल हाईकोर्ट के जजेस भी रिक्यूज़ करते थे इनके बेल सुनने से।
ठीक बात कह रहे हैं आप, जजेस ने मना कर दिया था और जिस जज ने ये भी एक टीवीज में चला था। ठीक है, लेकिन अतीक अहमद जैसे अपराधी जो लंबे समय तक क्राइम की दुनिया में भी सक्रिय रहे, पॉलिटिक्स में भी सक्रिय रहे, तो ये पॉलिटिकल पार्टी इनको झेलती है या फिर इनका फ़ायदा उठाती है? दोनों को फ़ायदा होता है एक दूसरे का। हाँ देखिए, अगर वैसे अगर किस तरह से चीज़ें समाज में पनपी है, अगर आप इसको एग्जामिन करेंगे या स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि पहले इनकी मदद लेके लोग पॉलिटिक्स करते थे। हाँ बिल्कुल। फिर इन्होंने रियलाइज़ किया कि अरे अगर हम किसी को मदद करें तो हम ही क्यों पॉलिटिशियन बने, ये पॉलिटिशियन बन गए। फिर उसके एवज में इन्होंने अपना इतना दबदबा बना लिया कि एक बहुत बड़ा साम्राज्य, इनके बिना, इनके आदेश के बिना कुछ भी नहीं हो सकता उनके क्षेत्र में, उनके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में। ना कोई आप कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं, ना आप रोड बनवा सकते हैं, ना रेल कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, ना पट्टा ले सकते हैं, ना कोई ठेका ले सकते हैं। तो इनका इतना दबदबा विभिन्न विभागों पे हो। तो वही मैंने कहा कि जो एंटी माफिया टास्क फोर्स जो बना, उन्होंने धीरे धीरे इनके हर एक जो अवैध गतिविधियां थी उस पे नज़र रख के उस पर कार्रवाई की गई। और 31 मई 2025 तक जो हम लोगों ने कार्रवाई की थी वो 144 बिलियन डॉलर के या तो प्रॉपर्टी जब्त की गई थी या ध्वस्त की गई थी। आप इमेजिन कर सकते कितना बड़ा चीज़ चल रहा था। लेकिन हो तो सर सरकार के 1.5 लाख से ज़्यादा लोग को कन्विक्शन कराया गया, जिसमें से 70-80 के करीब फांसी की सज़ा है। ये कोई नहीं बोलता, ये आपको कहीं नहीं कोई बताएगा कि साहब ऑपरेशन कन्विक्शन इतना मैसिव स्केल पे चल रहा है। सभी माफिया को सभी कन्विक्ट किए गए। कन्विक्शन के बाद से किसी की नेचुरल डेथ हो गई, किसी की हत्या हो गई। तो कन्विक्शन, उसके लिए पुलिस का कोई, उसमें पुलिस को कोई गेन नहीं होना है। अब पुलिस वैसे भी कोई व्यक्तिगत गेन के लिए कोई काम नहीं करती समाज। नहीं, लेकिन लगता है ना जैसे आपने बोला कि स्ट्रॉन्ग विल पावर, ये स्ट्रॉन्ग विल पावर है या एग्रेसिव विल पावर है? नहीं, स्ट्रॉन्ग विल पावर है। अगर इसी कानून, ऐसा तो नहीं कि कोई विशेष कानून यहाँ के लिए बनाए गए हैं। पहले क्यों नहीं इतने बड़े बड़े कन्विक्शंस होते? यही तो सवाल। इन्हीं अपराधियों को जो सज़ा, एक दूसरा अपराधी जो है जिसके कार्डियक अरेस्ट से मृत्यु हुई जेल में, उसको 6 बार सज़ा कराई गई 2 साल में। क्यों नहीं पहले सज़ा हो रही थी? मैं तो आपके माध्यम से सबसे पूछ रहा था, सिस्टम तो वही है, अधिकारी भी वही है, नियम भी वही है, कानून भी वही है। मैं जुडिशरी को भी दोषी इसलिए नहीं मानता कि जब तक आप गवाह या एविडेंस प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो कैसे सजा देंगे। तो इनका पेनेट्रेशन सभी जगह था। कि पैर पे गोली लगना, नहीं देखिए, वो तो अगर पुलिस किसी को मारेगी पैर पे क्यों मारेगी? अगर मारने की नीयत हो तो, मैं उस तरह से अगर आप पूछूं, वो तो सभी को बताया जाता है कि अगर किसी को प्रारंभिक तौर पे यही कहते हैं कि सिखाया भी जाता है कि पहले पाँव में ही गोली मारनी है। अगर वो एग्रेसिव हो रहा है तो सीधे सीने पे गोली मारने की आवश्यकता नहीं, जिससे कि हम उसको सज़ा दिला पाएँ। हाँ, इसमें कोई बदनीयती से काम कर रहा है, पुलिस का अफसर पर्सनल रंजिश में कर रहा है, उस तरह की कोई बात है तो वो गलत चीज़ है। ठीक। लेकिन ये नहीं है कि हम राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस ना करें, या गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई बदमाशी नहीं होनी चाहिए, गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। पहले सरेआम गुंडागर्दी होती थी, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती थी। आज उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं का के रिलेटेड क्राइम है, उसमें कन्विक्शन में उत्तर प्रदेश नंबर 1, देश में नंबर 1 स्थान पे। किसको श्रेय देते हैं आप? सरकार की पॉलिसी को देते हैं और हमारी टीम को देते हैं। और केवल टीम ही नहीं, उसमें तो सबका सहयोग रहता है ना, जुडिशरी का भी रहता है। कन्विक्शन इतने हो रहे हैं, इतने कन्विक्शन, 1.5 लाख 2 लाख कन्विक्शन एक मामूली चीज़ नहीं है, और वो भी हीनियस ऑफेंसेस, मेजर क्राइम्स में। उससे भी समाज में बहुत फर्क। असद अहमद का जब एनकाउंटर हुआ तो कहा गया कि ट्रायल से पहले पनिशमेंट दी गई, ये ऑपोजिशन ने कहा। क्या आपको भी लगता है कि ये ड्यू प्रोसेस का कॉम्प्रोमाइज़ हुआ? मैम, असद, अगर वैसे देखें तो असद ने जिस तरीके से एक गवाह की हत्या की, वो भी वीडियो पूरी दुनिया ने देखा था। हाँ जी। कि जिस तरीके से बम फेंके जा रहे थे, जिस तरह से गोलियां चल रही थी, और
हमारे दो पुलिसकर्मी जो उस गवाह के सुरक्षा में लगे थे वो भी शहीद हुए। उस पे और वो गिरफ्तार नहीं हो रहा था। उस पे 1 लाख की सज़ा थी, इनाम घोषित था और पूरा मैनहंट चल रहा था। विदेश भागने तक की बात थी। और जिस दिन ये घटना हुई झांसी में, उसी दिन अतीक को बाहर के प्रदेश से आना था। ये भी बात एक इनपुट थी कि ये छुड़ाने के लिए प्रयास करेगा, अटैक कर सकता है कॉन्वॉय पे। अतीक नहीं, असद। तो वो तो वांटेड क्रिमिनल था। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कि शरीफ आदमी था और पुलिस ने उस पर कोई ऐसी चीज़ कर दी, कहीं से उठा के कुछ कर दिया। जांच हुई सभी चीज़ों की, ऐसा तो है नहीं कि जांचें नहीं हुई। ये लोग तो वैसे लोग हैं ना जिनका खुद ही का इतना था कि यही कानून है, तो पहली बार कानून के तरीके से डील किए गए। और मैंने आपको कहा कि किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ कोई पुलिस की व्यक्तिगत रंजिश नहीं रहती। आपके पूरे कार्यकाल में आपको सबसे चैलेंजिंग क्रिमिनल कौन सा लगा? देखिए, कार्यकाल तो बहुत लंबा होता है। 35 साल के पुलिस लाइफ में अगर ये कहना कि ये चैलेंजिंग है, वो चैलेंजिंग है, या कौन ज़्यादा कौन बड़ा, हम लोग उस चीज़ों से नहीं देखते। जब जो परिस्थिति रहती है उसका आदमी निर्वहन करता है, और गवर्नमेंट की जिस तरह की पॉलिसी रहती है उस हिसाब से आदमी बेस्ट रिजल्ट्स देने का प्रयास करता है। तो चैलेंजिंग ने, हाँ, ये सेटिस्फैक्शन होता है कि हमने इतने लोगों को सज़ा दिलाई, एक ऐसा माहौल, एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया जिसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश जो रेवेन्यू सरप्लस स्टेट्स हैं इस कंट्री में, 16 ऐसे स्टेट्स हैं जो कि रेवेन्यू सरप्लस हैं, और उसमें नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है। हमारी जो ग्रोथ रेट है वो नेशनल एवरेज से भी पिछले 4 सालों में ज़्यादा चल रही है। हेवी इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है। ये तो बेटर कानून व्यवस्था के कारण ही है, वरना कौन आदमी इन्वेस्ट करता है किसी ऐसे स्टेट में जहाँ की कानून व्यवस्था अच्छी ना हो। ये भी तो बहुत बड़ा शिफ्ट है। शिफ्ट है। और लॉ एंड ऑर्डर को लेके तो लोग कहते भी हैं कि हाँ, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी बनी है। लेकिन सर, ये भी बहुत सत्य है कि ये जो परसेप्शन बना हुआ है ना उत्तर प्रदेश का, माफिया, गैंगस्टर, बाहुबली, ये अभी परसेप्शन हटने में बहुत टाइम लगेगा। हाँ, नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर अब तो हम आज के डेट में कोई इतना बड़ा माफिया अब तो है नहीं, सभी जेल में हैं, सर बाहुबली सबको तो सजा हो गई। लेकिन पॉलिटिक्स में अभी भी सक्रिय हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हों। पॉलिटिक्स की बात देखिए, वो तो बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक रीजंस होते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स होते हैं। ये एक सोसाइटी ऐसे है जो कि विभिन्न लाइनों में वर्टिकली डिवाइडेड है, चाहे वो आप कास्ट के बेसिस पे कह लें, रिलीजन के बेसिस पे कर लें, इकोनॉमिक स्टैंडर्ड के बेसिस पे कर लें। तो वो चीज़ें तो ऐसी नहीं है जो कि पलक झपकते या कोई मैजिकल हमारे पास ऐसी छड़ी है कि हमने घुमाया और सब चीज़ें एक दिन में सीख हो गई। ये समय लगेगा, लेकिन अब जो सुधार हो रहा है वो नॉर्मल ग्रोथ रेट नहीं है। अब तो इसको अगर आप ये कहें कि लीफ फ्रॉगिंग हो रही है, जैसे कि बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है, तेज़ी से सुधार, टेक ऑफ स्टेज पे हम लोग पहुंच गए हैं। अब सुधार जो है बहुत तेज़ी से हो रहा है और वो विजिबल भी है। जैसे आप कहीं भी रात में जाएं, अब कोई डर नहीं है। एक वैसा भी समय था जब कोई शाम के बाद से निकलता नहीं था। तो ये भी बहुत बड़ा चेंज है। जब भी मैं किसी क्राइम से जुड़े किसी भी खास पर्सनालिटी का इंटरव्यू करती हूँ, क्योंकि मैं हिमाचल से आती हूँ, तो हिमाचल, पंजाब, आप इन लोगों से पूछोगे ना तो वो एक इमेज बहुत ही ख़राब बनी हुई है उत्तर प्रदेश के लिए, कि उत्तर प्रदेश में अगर आप जाओगे तो वहाँ कट्टे चलेंगे। मतलब हम लोग ज़्यादा उत्तर प्रदेश को शांति प्रिय प्रदेश तो नहीं मानते, ना उत्तम प्रदेश मानते ठीक है, ये वाली मैं चीज़ बोल रही हूँ कि ये गाहे बगाहे खबरों में ये सब चीज़ें आती रहती हैं।
तो इन सब चीज़ों का परसेप्शन कब बदलेगा, कब हमें लगेगा कि हाँ ये भी बाकी प्रदेश, हालांकि आप भी बोलेंगे हर स्टेट का अपना परसेप्शन होता है, तो इस नहीं, अब तो काफ़ी चेंज हो गया ना। अब तो आप देखेंगे कि अब जो अगर इन्वेस्टमेंट देखें, आप पब्लिक से बात करें, आप हमारे यहाँ टूरिज़्म का देखें, सभी चीज़ें देखें, इतना फुटफॉल है। अयोध्या है जी हैं, काशी है, सभी जगह वृंदावन है, ताजमहल है, हिस्टोरिकल क्राउड्स हम लोग पुल कर रहे हैं। अभी आपने पिछले साल देखा होगा जब महाकुंभ हुआ था, 66 करोड़ से ज़्यादा लोग आए थे। हम लोगों ने जब नौकरी शुरू की तो पंजाब वॉज ऑल्सो इन द ग्रिप ऑफ टेररिज्म। ट्रू। उस समय उसका इमेज खराब था। तो किसी चीज़ों को बनने में थोड़ा समय तो लगता है। उत्तर प्रदेश का कंपैरिजन हम किसी ऐसे छोटे स्टेट से नहीं कर सकते। यहाँ के सोसाइटी के बारे में, यहाँ के क्राइम के बारे में, यहाँ के कॉम्प्लिकेशंस कितने हैं, और यहाँ आज से नहीं या हज़ारों सालों से कॉम्प्लिकेशन अन्य जगहों से ज़्यादा रहा है। उसकी वजह? क्योंकि ये इंडो गंजेटिक प्लेन है, यहीं सिविलाइजेशन सबसे पहले, यहाँ ह्यूमन सिविलाइजेशन है। तो अगर सबसे पुरानी जगह है तो कॉम्प्लिकेशन भी तो उसका उतनी ही पुरानी हिस्ट्री है। अगर हम आप माने तो रामायण भी यही हुआ, महाभारत भी यही हुआ। तो हिस्टोरिकली ये ऐसे इलाके हैं जहाँ ह्यूमन सेटलमेंट रिवर के अलॉन्ग ही सब जगह हो, चूँकि पहले पानी ही एक बहुत बड़ा कारण है। इतना पानी कहाँ मिलेगा? क्लाइमेटिक कंडीशन है, उर्वरा भूमि है, यहाँ उपजाऊ भूमि है, यहाँ लोगों ने किसान लोग। फिर यहाँ धीरे धीरे जैसे सोसाइटी का प्रोग्रेस हुआ, उसमें सभी तरह की चीज़ें हुई। तो सोसाइटी का स्ट्रक्चर या उसकी मान्यताएं, कास्ट सिस्टम, रिलीजन, ये सभी चीज़ें इज़ इंटायरली डिफरेंट। अगर आप जैसे मतलब सिक्किम से, हिमाचल से, तो टोटली डिफरेंट है। एरिया भी बहुत डिफरेंट है। हमारे उत्तर प्रदेश में ही ऐसे हैं 4-5 भाग हैं ज्योग्राफिकली अगर देखें। बुंदेलखंड अलग है, रोहिलखंड अलग है, अवध अलग है, पूर्वांचल अलग है। पूर्वांचल में भी 2 पोर्शन है, एक बनारस वाला पोर्शन है, एक गोरखपुर वाला पोर्शन है, फिर वेस्टर्न यूपी है। सभी जगह के कल्चरल मेल्यूज, रहन सहन में काफ़ी अंतर है। यानी से आगे से कोई हिमाचल का व्यक्ति या फिर मैं ही ये बोलूँगी तो मैं ये चीज़ आपकी ज़रूर जहन में रखूँगी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग एक स्वीपिंग जनरलाइजेशन कर देते हैं, और पिछले 10 साल कोई किसी भी स्टेट की हिस्ट्री में कोई बहुत बड़ा पीरियड नहीं होता जहाँ व्यवस्था एकदम कुछ भी ना हो, उससे लेके इस स्टेज तक लाना। अगर ये चीज़ें कंटिन्यू करेंगी तो ये सबके लिए बेहतरी है, आम जनता के लिए ही बेहतरी है। और जो भी व्यक्ति शासन सत्ता चलाता है उसको इन चीज़ों को देखना चाहिए। तो क्रेडिट तो गवर्नमेंट को भी हम लोगों को देना होगा कि उसने इस तरह की फ्रीडम दी कि जिसमें एक अच्छी व्यवस्था सिस्टम के हिसाब से चल रही है। अभी वो एक आपसी समन्वय से कह लीजिए, मैजिस्ट्रेसी से, जुडिशरी से और अच्छे उद्योगपतियों के साथ मिलकर एक अच्छी व्यवस्था दी जा रही है, जिससे आम जनता यहाँ का जो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रहा है। यानी कि आपका कहना है कि पॉलिटिकल शिफ्ट नहीं होता तो बाहुबलियों से इस तरह से निपटा नहीं जा सकता और इतनी तरक्की उत्तर प्रदेश ना करता। नहीं, मैं पॉलिटिकल की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा जो भी गवर्नमेंट है वो अगर उतना फ्रीडम नहीं देती काम करने, तो इस गवर्नमेंट ने फ्रीडम दिया ना। हाँ, ये इसमें तो कोई डाउट नहीं। तो वही और इसका फ़ायदा सभी को हो रहा, सभी को हो रहा। और इसी कारण से मुझे लगता है कि एक बार और जनता ने इनको चांस दिया था 2022 में। अच्छा, कुछ सरकारों के साथ ये भी चीज़ें जुड़ जाती हैं कि इस सरकार में आपको ज़्यादातर, अब मैं शब्द का इस्तेमाल करूँ, गुंडे ज़्यादा दिखेंगे। क्या ऐसा भी रहता है या फिर आपने अपने नहीं, ये पॉलिटिकल चीज़ें हैं, इस पर तो मेरा उचित नहीं है कमेंट करना। वैसे तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उसकी छवि खराब हो। लेकिन मैं वर्तमान गवर्नमेंट के बारे में कहूँगा कि यहाँ पे बदमाशों को कोई संरक्षण किसी भी स्तर से नहीं मिलता। लेकिन कई ऐसे भी क्रिमिनल्स हैं, अगर मैं मुख्तार अंसारी की बात कर लूँ, ये लोग जेल में रह के भी बाहर इन्फ्लुएंस करते थे लोगों को।
तो इसमें भी कहीं ना कहीं जेल प्रशासन के नेक्सस का प्रभाव होता था, कुछ ना कुछ तो ऑब्वियसली मिली भगत थी। नहीं, मैंने तो आपको पहले ही बताया कि जो आदमी 40-35 साल से, 25 साल से, 30 साल से अपराध कर रहा है और न तो उसको कन्विक्शन हो रहा है, न वो जेल में रहता था, जैसी सरकार आई और कानूनी शिकंजा कसा, लोग जेल में चले गए, फिर कन्विक्शन हो गया, तो ये तो है ही कि इनको डिफरेंट जो विभिन्न सरकारी विभागों में भी इनकी पकड़ थी, और सभी विभागों में, मैं ये नहीं कहूँगा किसी विभाग विशेष को मैं ब्लेम नहीं करना चाहता, इनकी पकड़ सभी विभागों में, तभी तो ये बचे हुए थे इतने दिनों से, सज़ा नहीं मिल रही थी। आपकी ऑब्वियसली इन क्रिमिनल्स के साथ बातचीत तो होती रहती होगी। नहीं, हम क्रिमिनल से टेन्योर क्यों में। बातचीत करेंगे? नहीं सर, जैसे मतलब पूछताछ में या फिर उनके बारे में जानना जिस तरह से। हाँ, जब हम लोग उस स्टेज पे थे, जब हम क्रिमिनल्स को इंटरोगेट करते थे, तो सामने वही सामने पूछताछ बात की होती बात थी। हाँ दोस्ती में थोड़ा बात करेंगे। हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना कि वो भी एक स्टेज होता है। हाँ, अब बहुत सीनियर लेवल पे तो कोई क्रिमिनल को इन्वेस्टिगेट नहीं करता नहीं करेगा। अमूमन, हम्म, अनलेस अनटिल कोई टेरर एंगल हो, कोई उस तरह का एंगल हो, तो सामान्यतया ये जिले लेवल पे कार्रवाई होती है। हम्म, और ये अवश्य है कि उस जिले की टीम को इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमारे अधिकारी या हमारी सरकार हमारे बोनाफाइड एक्शन के लिए हमारे साथ खड़ी है। तो टीम बिल्डिंग के लिए, मोराल हाई रखने के लिए ये बहुत सारी चीज़ें सरकार और विभाग भी करती रहती है। यानी कि आपको पॉलिटिकल बैकअप की ज़रूरत है, और अगर क्रिमिनल से पॉलिटिकल बैकअप रिमूव हो जाए तो मुझे लगता है बहुत जल्दी फर्क पड़ जाए। हाँ, ये तो सभी जगह ऐसा ही होता। ये कोई ऐसा नहीं है जो कि ताले चाबी में बंद कोई ऐसी कुंजी है। ये तो सभी को पता है कि अगर सरकार का विल पावर हो जाए तो सभी चीज़ें सही हो जाए। थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है, और ये भी डिपेंड करता है कि साइज़ क्या है स्टेट का, पॉपुलेशन का क्या साइज़ है। 25-26 करोड़ की जनता है यहाँ की, इतना बड़ा क्षेत्रफल है, तो थोड़ा सा समय तो लगेगा, लेकिन काफ़ी सुधार हो गया। क्या चैलेंजेस आते हैं इन क्रिमिनल्स के साथ निपटने में? थ्रेट्स भी आते होंगे? हो सकता है, हमने तो कभी फील किया नहीं अभी तक। कभी नहीं? नहीं, कभी लेकिन आप तो मतलब दमदार ऑफिसर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है आपको? नहीं। तो अगर कोई व्यक्तिगत रंजिश में तो काम होता नहीं, वो सभी चीज़ें उसके द्वारा किए गए क्राइम और उसके द्वारा किए गए गलत काम पे ही कार्रवाई होती है। तो हमसे क्या, किसी की कोई व्यक्तिगत रंजिश वाली बात इस सिस्टम में नहीं होती। अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो पुलिस उसको प्रोसिक्यूट करती है। उनके पास या उसके पास पूरा राइट होता है कि वो कोर्ट कचहरी में अपनी बात रखते भी हैं, और उन्हीं छोटी मोटी कमियों का फ़ायदा उठा के इतने दिन तक बचते भी रहे, और फिर उसी सिस्टम के तहत हम लोगों ने सजाएं भी करा दी। इस दौरान कुछ एक्शन भी हुए, तो वो आपको पता ही है। पॉलिटिकल प्रेशर आप लोगों पे भी होता है? पॉलिटिकल प्रेशर तो वैसे नहीं है, लेकिन प्रजातंत्र में ये कहना कि पॉलिटिकल, वो अगर किसी जनप्रतिनिधि के पास कोई बात जाएगी तो वो तो आपको अपनी बात कहेगा, लेकिन उनके हर सुझाव को हम प्रेशर माने या गलत माने, ये भी एक गलत सोच है। क्योंकि ये उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि वो जनहित की बातों को विभिन्न स्तरों पे बताएं। अगर कोई जाति किसी के साथ हो रही है, पुलिस रिलेटेड चीज़ें हैं, तो एसपी को बताएंगे, या उनकी पूरी हायरार्की है उसमें बताएंगे, या कोई प्रशासनिक मामला हो तो डीएम्स को बताएंगे, या और वरिष्ठ अधिकारियों को बताएंगे। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था ना कि एक स्वस्थ प्रजातंत्र में सभी का योगदान और आपस के इंटरप्ले से ही चीज़ें अच्छे तरीके से बनती हैं। उसमें ऑफ लेट प्रेस का भी बहुत बड़ा योगदान है। आपको लगता है आपका भी बहुत आपके कारण भी बड़ा चेक एंड बैलेंस रहता है। लेकिन एटलीस्ट पुलिस की कार्रवाई पे तो बहुत रहता है, इसके बारे में तो मैं कह सकता नहीं, हूँ। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है तब हम वही चलाते हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। काफ़ी लेसन्स हम लोग भी लर्न करते हैं, और
आपके द्वारा जो प्रेस के द्वारा सुझाव आते हैं या जो प्रेस का रीच है, आजकल कोई भी चीज़ छिपना बहुत मुश्किल बहुत है। मुश्किल है, बिल्कुल। तो पुलिस का कार्य सभी चीज़ों के साथ साथ प्रेस के निगाहों में करना और उससे निकलना तो अग्नि परीक्षा टाइप ही है। अब एनफोर्सर पे आती हूँ। एनफोर्सर में आपको हीरो तो बनाया, देखिए आप हीरो हैं भी, और इस उम्र में भी आप हीरो की नहीं, फिर आपकी पर्सनालिटी है, लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि इसमें सिस्टम के फ्लॉज को छुपाया गया है। देखिए, इन्फोर्सर तो जिसने लिखा, अब ये इसका जवाब तो वही दे सकता है। लेकिन आपने भी तो सर पढ़ी होगी, आपको ऐसा हाँ, नहीं, मैंने पढ़ा है। हाँ। और उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। पहली चीज़ ये तो बताऊँ कि वो उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि पब्लिक डोमेन में ना हो। कुछ व्यक्तिगत चीज़ें हो सकती हैं जो उस राइटर ने हमसे पूछी, वो शायद पब्लिक डोमेन में ना हो, जो मेरे पर्सनल चीज़ें हैं और जो मेरे कार्य हैं और जो मेरा करियर है, जो एकेडमिक चीज़ें हैं, वो तो सभी चीज़ें पब्लिक डोमेन में हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसमें सभी चीज़ें अच्छी अच्छी ही लिखी गई हैं। उसने भी बहुत क्रिटिकली इवैल्यूएट किया है चीज़ों को कि क्रिटिक्स क्या कहते हैं और किस तरह की चीज़ें होती हैं। और किसी भी संस्था को, बड़ी संस्था को चलाने में कि जो अपने पुल्स एंड प्रेशर्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का जो पुलिस बल है वो विश्व का सबसे बड़ा सिविल पुलिस बल है, विश्व का। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, सिविल पुलिस बल है। तो इतने बड़े 4.25 लाख की फोर्स को चलाना तो अपने आप में एक गर्व की भी बात है और ये एक बहुत बड़ा चुनौती भी है। बिल्कुल। और उसके मोराल को हाई रखना, अप्स एंड डाउन सभी जगह आते हैं। जैसे हमारे 8 लोग एक ही उसमें शहीद हो गए थे उस समय तत्कालीन। इट्स वाज अ बिग क्राइसिस फॉर अस कि हम कैसे अपने स्टाफ को मोटिवेट रखें और कैसे हम उन चीज़ों को चलाएं। तो ये सब चीज़ें तो समय तो थोड़ा सा रहता है। तो एनफोर्सर के बारे में तो मेरा इतना ही कहना है कि ये उनका अपना व्यू है। आप चाहते हैं आने वाले दिनों में मूवी बने आप पे? नहीं, ये सब चीज़ें तो मैं उन चीज़ों को, क्योंकि आजकल ट्रेंड चल रहा है ना ओटीटी पे मूवीज़ का, बुक लिखी जाती है उसके बाद मूवी बनाई जाती है। कोई इस तरह का कोई वो नहीं है। अच्छा, कोई ऐसा केस है जो आप दोबारा जिस हैंडल करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से, चाहे वो आपको लगता हो कि हाँ थोड़ा चैलेंजिंग था, थोड़ी और इसमें चुनौतियाँ हो सकती थी, या फिर कोई भी वजह रही हो आप? नहीं, अगर आप रेट्रोस्पेक्ट में कोई चीज़ें देखें तो सुधार की गुंजाइश तो हर एक चीज़ों में होती है। ये मानना भी बहुत ज़रूरी है। ये मैं, कोई भी व्यक्ति जो समझदार है और मैच्योर है वो ये नहीं कह सकता कि नहीं जो मैंने किया अब उससे बेहतर नहीं हो सकता। और आने वाले समय में और अच्छे लोग आएंगे और अच्छी व्यवस्थाएं होंगी और अच्छे संसाधन भी होंगे और अच्छी टेक्नोलॉजी होगी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समय के साथ होती हैं। जैसे हमने जब ज्वाइन किया था तो ये 112 की और ये सब चीज़ें, गाड़ियाँ नहीं थी, रिस्पांस बहुत पुअर होता था पुलिस का। अब तो आप देखिए कि किसी भी स्टेट में और विशेषकर यूपी में मैं बताऊं कि रिस्पांस टाइम तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, विद इन 5-6 मिनट्स पुलिस रिस्पांस आता है। और कोविड में देखा आपने किस तरह से, कोविड की कोई किसी को ट्रेनिंग तो थी नहीं। तो ये तो फोर्स का एक रेजिलियंस होता है और उसकी एक कमिटमेंट होती है। अब मुझे तो इस स्टेज पे मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे फिर से कोई मौका मिले क्योंकि मैं तो अब इस जॉब में अब कर ही नहीं सकता ना, वो लेकिन संभव मिस नहीं। तो करते होंगे ना सर, क्योंकि ये जॉब नहीं, है हाँ ना। ये जरूर है कि आई मिस माई यूनिफॉर्म। और वो काफ़ी एक, जब वंस यू वेयर योर यूनिफॉर्म देन वो विभिन्न एक दूसरे तरह की फीलिंग होती है। किसी भी पुलिस, कोई भी वर्दीधारी, चाहे फौज का हो या पुलिस का हो, वो अपने आप में एक बहुत गर्व का क्षण होता है। और जब आप पहनते हैं तो एक आपके पास एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको
लगता है कि भाई हमारा एक अलग से दायित्व है, और लोग भी देखते हैं, लोगों का भी एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये आदमी हमें न्याय दिला सकता है। और अधिकतर लोगों के काम बड़े नहीं होते, बहुत छोटे छोटे काम होते हैं। अगर आप प्रतिदिन एक दो व्यक्ति का भी हेल्प करें तो इट्स अ बिग सर्विस टू द कॉमन मैन, जिसको छोटी छोटी बातों के लिए जगह जगह दौड़ना पड़ता है। क्योंकि हमने व्यवस्था ऐसी इतने दिनों में ऐसी दी है जो अभी तक सिटीजन के सेटिस्फैक्शन के लिए पूरी नहीं है। तो मैं किसी विभाग को नहीं, मैं पूरे सिस्टम को इसके लिए दोषी मानता हूँ। फिर से एक बार वही सवाल पूछूंगी सर कि आपको कोई ऐसा क्रिमिनल याद है जो जिस पे या तो गुस्सा आता हो सर बहुत ज़्यादा, या फिर लगता हो कि इसको आज के आज ही ढेर कर दो? नहीं, ये चीज़ें तो नहीं हैं, लेकिन एक बहुत जघन्य हत्याकांड हुआ था जब मैं एसएसपी गाज़ियाबाद था। एक नीतीश कटारा हत्याकांड आपने सुना होगा। जी 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 जी। एक बच्चे की हत्या हो गई थी। उस समय कोई भी एविडेंस नहीं था, कोई भी चीज़ें नहीं थी। वो बहुत ही पहले उसको सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटर किया, फिर दिल्ली के हाई कोर्ट ने किया, हमारे इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफ़र कर दिया यहाँ से। और तो फिर हम लोगों ने उसमें काफ़ी अच्छा काम किया, और कन्विक्शन होने में समय लगता है। लेकिन जब मैं डीआईजी बन गया और भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पे था, तो मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन हुआ जब उस केस में कन्विक्शन हुआ। बड़े हाई प्रोफाइल लोग भी उसमें इन्वॉल्व थे। तो वो मुझे लगता है कि दैट वाज वेरी चैलेंजिंग असाइनमेंट और टास्क उस समय की सीनियरिटी को देखते हुए। बाद में तो आदमी ने, वैसे तो सबसे बड़ी चुनौती तो महाकुंभ को सकुशल संपन्न कराने की थी, लेकिन अगर वैसे इंडिविजुअल देखा जाए तो एसएसपी के रूप में वो बहुत चैलेंजिंग कार्य था। वैसे और सारे कार्य रहते हैं। हाँ, आप जैसे डॉक्टर्स को ऑपरेशन करते करते खून से ऐसे ही उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे ही आपको अरे ऐसे तो बहुत है। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा, पहले यूपी में हम सुनने को मिलते थे रैंसम मनी, ब्लैक किडनैपिंग, बच्चों की अब तो आप देखिए कोई किडनैपिंग फॉर रैंसम हाँ, होता ही ये नहीं, सब अब तो नहीं क्राइम ही खत्म है हाँ। यहाँ एक तरह से। सीएमएस स्कूल अब कोई रंजिश में कोई बात हो जाए, लेकिन कोई अपहरण करने वाला गैंग नहीं। लेकिन आपने इतने बड़े टेन्योर में आपको भी ऐसा लगता है कि एक धर्म विशेष के लोग ज़्यादा संलिप्त हैं? नहीं, मुझे नहीं। ऐसा नहीं। लेकिन नाम तो ज़्यादा वही के सामने आते हैं, इक्का दुक्का छोड़ दें। नहीं, ऐसा नहीं है। इस तरह के चीज़ें हम लोगों को एक नागरिक के रूप में इस तरह से जनरलाइज नहीं कर सकते। वी शुड नॉट जनरलाइज। और सभी चीज़ें उस व्यक्ति के एजुकेशन, उसकी थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है। इसलिए मैं नहीं मानता कि इन चीज़ों को जनरलाइज किया जाए। थॉट प्रोसेस तो क्या सर, एजुकेशन अब देखिए ना, अब जो हाल ही में दिल्ली में हुआ लाल किला में, उसमें अब देखिए डॉक्टर्स थे सब। हाँ, ये एक नया है कि जो हाई प्रोफाइल लोग हैं उनको कैसे इंडॉक्ट्रिनेट करते हैं। तो ये भी तो हम लोगों की जिम्मेदारी है कि कोई ऐसा व्यक्ति एलिनिएट ना हो सोसाइटी में, या उसका आइडेंटिफिकेशन हो जाए, उसको हम प्रॉपर तरीके से। इस तरह के लोग, इस सोच के लोग तो सभी जगह होते होंगे, ऐसा नहीं कि केवल यहीं हैं। अच्छे लोग नहीं हैं, बहुत अच्छे लोग। इनको समय पे चिन्हित नहीं किया जा सकता। नहीं, वो धीरे धीरे सिस्टम बन रहा है, क्योंकि एक ये अब ये नया आयाम आ गया कि पढ़े लिखे लोगों का इस तरफ झुकाव, तो हम लोगों को देखना है। और आजकल पूरा इंटरनेट इतने चीज़ों से भरा है, सब कुछ। अगर कोई आदमी अकेले गुमसुम रहता है, वो इंटरनेट पे क्या देख रहा है, आजकल के छोटे बच्चे, हमारे आपके बच्चे इंटरनेट पे क्या कर रहे हैं, कैसे आप चेक करें। तो जब तक हम उसको एक अच्छा वैल्यू सिस्टम नहीं देंगे, या वो सोसाइटी एक अच्छी नहीं देंगे जिससे कि वो अच्छे बुरे का उसको एहसास हो, तो चीज़ें होती हैं। इस तरह के एब्रेशन सभी सोसाइटीज़ में होती हैं। इवन वेस्टर्न सोसाइटीज़ में भी, जो सो कॉल्ड जहाँ पढ़ाई लिखाई का लेवल बहुत अच्छा है, वहाँ भी इस तरह की चीज़ें। अच्छा, जिस तरह से क्रिमिनल्स को लेकर इस सरकार ने
अपना एक नैरेटिव तो नहीं बोलूँगी, हाँ जिस तरह से उन्होंने अपनी चीज़ें सामने लाई हैं उसमें से ठीक है, कानून ये कहता है कि आप अपराधी दोषी है, आप उसको सज़ा दीजिए, लेकिन उसके घर वालों की क्या गलती है? मेरा इशारा बुलडोज़र की तरफ है, जिस तरह से घर को पूरा नेस्तनाबूद कर दिया जाता है, घर वालों पर टारगेट किया जाता है, क्या ये इस कानून में है क्या? देखिए, इन चीज़ों को भी ना गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है। बुलडोज़र एक्शन का पुलिस से कुछ भी लेना देना नहीं। बुलडोज़र एक्शन वहीं होता है जहां लोगों ने अवैध तरीके से सरकारी संपत्तियों को कब्जा कर रखा है। ठीक है। ये नोटिसेस पुलिस के द्वारा नहीं दी जाती, वो संबंधित विभागों के द्वारा दी जाती, और पुलिस केवल वहाँ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रहती है। अगर आपने कोई तालाब, कोई चारागाह, कोई नजूल की ज़मीन कब्जा कर रखी और आपको लगता है कि आपको कोई नहीं बोल सकता, आप कानून के ऊपर हैं, ये चीज़ तथ्य प्रकाश में आया क्योंकि जो लोग ज़्यादा मजबूत होते हैं वो इस तरह का काम करते हैं। अगर आप 1 इंच भी अपना घर बढ़ा के बनाएं, आपको तुरंत संबंधित लोग नोटिस देंगे। लेकिन जो बदमाश होते हैं वो, उनको लगता है कि नहीं, अब हमने बना लिया, अब ये मेरा है। तो जब जांच पड़ताल होती है और पता चलता है कि ये बदमाशी भी किया और कब्जा भी किए हुए, तो जब उसकी नोटिस जाती है तो उसको लग रहा है कि जैसे पुलिस कोई बदले की भावना में उसको गिरा रही है। होता ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ गिरा दी गई जो उसकी बोनाफाइडी है। कब्जा वाली ज़मीन हटाई जाती है, नोटिस दे के हटाई जाती है। तो पहले क्यों नहीं हटा देते? जब कोई क्राइम करता है तभी? नहीं, अब जब प्रकाश में आती हैं बातें ना, तब ये पता चलता है कि इसने तो ये भी कब्जा किया है। जब अधिकारी जाते हैं घटनास्थल पे तो लोग कहते हैं साहब देखिए इसने तो कब्जा करके बनाया हुआ है। तो नोटिस तो दिया जाता ना? हाँ, नोटिस दिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि आज उसने अपराध किया और आज ही गिर गया, ऐसा नहीं होता कभी। एक नोटिस दे के तब कार्रवाई की जाती है। तो ये भी तो फिर सर लॉ एंड ऑर्डर की कहीं ना कहीं चूक है ना, कि अगर पहले आप ये बताइए कि लॉ एंड ऑर्डर का इसमें, अगर किसी तालाब को किसी ने कब्जा कर लिया तो इसमें लॉ एंड ऑर्डर की कहाँ से चूक हो? ये तो पुलिस विभाग का कार्य नहीं है ना। सरकारी ज़मीन को बचाने का कार्य तो दूसरे विभाग का है। ठीक है। राजस्व विभाग का काम है, या नगर पालिका का काम है, नगर निगम का काम है। हाँ जी। अगर मैं अपने घर के बाहर किसी रोड को घेर हाँ, उन्हीं लूं, की तरफ से नोटिस आएगा ज़रूर, बिल्कुल। तो उसमें पुलिस का कोई दोष नहीं। हाँ, पुलिस उनके सहायता के लिए जा सकती है। तो जब कोई आदमी इस तरह का बदमाश कोई घटना करता है तो जब सभी विभाग के लोग जाते हैं तो पता चलता है कि इसने इस तरह का भी चीज़ कर रखा है। और जब कार्रवाई होती है तो लोग कहता है कि साहब चूँकि इसने किया तो इसका घर गिराया जा रहा है। उसमें भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है, किसी का मतलब कि राइट टू लिव जो है ना, उस पर कोई वो इंक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए और घर वालों पे नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ घर वाले भी संलिप्त रहते हैं, घर वालों के शह पे होता है, वो पार्ट ऑफ द गैंग है। तो जनरलाइज नहीं करना चाहिए जब तक कि चीज़ें, आप पूरी तरीके से उन चीज़ों को देखिए कि किस पर्सपेक्टिव में चीज़ें, मतलब जो हम तक बात पहुंचती है एज अ सिविलियन, वो सिर्फ वही पहुंचती है जितनी आपको बात पहुंचानी होती है। आपका कहना ये है? नहीं, जिस चीज़ का न्यूज़ वैल्यू है एज ए पत्रकार, आप वही चीज़ देखेंगे जिससे कि आपका उसका टीआरपी अच्छा बढ़ जाए कि साहब उसने किया और पुलिस ने उसका घर गिराया। देखो, पुलिस के घर गिराने से कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको पूरी अथॉरिटी से कह रहा हूँ। बुलडोजर एक्शन सही है आपके हिसाब से? नहीं, अगर कोई कब्जा किया है तो क्या करेगा? हाँ, मतलब छोड़ दें। समय सही है बुलडोजर एक्शन लेने का? क्यों नहीं? कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही है जो कि अवैध हो। आप लखनऊ में डीजीपी आवास के पास अवैध कब्जा करके आपने अपना महल बना लिया सरकारी भूमि पे। आपने देखा होगा कि उसको गिराया गया, उस पे फ्लैट्स बनाए गए और सरकार ने गरीबों को फ्लैट दिया। तो अगर ऐसे तो कोई भी सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर ले, पार्क पे कब्जा कर ले। मथुरा में हुआ था, आपने देखा, इस गवर्नमेंट के पहले के बाद फायरिंग हुई, डिप्टी एडिशनल एसपी मारा गया। पार्क पे कब्जा कर लेंगे, फिर तो कोई व्यवस्था नहीं रह जाएगी। रोड ने घेर लिया,
सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि तालाब, पोखरे, चारागाह नहीं कब्जा करेगा, लेकिन आप मजबूत हैं, आपने कब्जा कर लिया। वो बिल्डिंग्स गिराई गई, लोगों ने होटल बना रखे, महलनुमा घर बना रखे। चलिए आखिर में ये सवाल पूछ लेती हूँ, क्योंकि एनकाउंटर से शुरुआत हुई थी। ये एनकाउंटर जो सिस्टम है और जो अभी हाल फिलहाल हमने देखा, और आपकी बातचीत से जितना मुझे समझ में आया, क्या ये एक पॉलिटिकल रिफॉर्म का हिस्सा माना जाए या पुलिस रिफॉर्म का? नहीं, देखिए, एनकाउंटर कोई स्टेट की पॉलिसी नहीं है। ठीक। और होनी भी नहीं चाहिए, और न है। लेकिन जब एक कॉमन व्यक्ति को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, तो पुलिस वालों को क्यों नहीं? पुलिस कोई सिटिंग डक तो है नहीं कि आप जब चाहिए पुलिस वालों को ही टपका दिया, मार दिया। लेकिन ये भी है कि पुलिस वालों को भी कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसमें कोई उनकी बदनीयती हो, पर्सनल रंजिश हो। अगर अपराधी आप पे अटैक करता है तो आपको पहले उसको प्रयास करना चाहिए पकड़ने का, और अगर नहीं हो तो इस जगह उतना ही यूज़ फोर्स का करना चाहिए जिससे कि हम उसको गिरफ्तार कर सकें। अब उसमें डिफरेंट शेड्स हो सकता है, उसमें कार्रवाई का लेवल डिफरेंट हो सकता है, बदमाश क्या किए हुए, वो किस तरह के वेपन लिए हैं, तो ये सब चीज़ें वेरिएबल होगी। लेकिन स्टेट की पॉलिसी नहीं है, डिपार्टमेंट की पॉलिसी नहीं है। और आपको क्या लगता है कि अमेरिका में नहीं होता ये? डेवलप्ड कंट्रीज़ में पुलिस एक्शन नहीं होते? उनके तो अगर आप नक्शे देखें उनके, वहाँ भी कार्रवाई होती है। वहाँ कौन क्वेश्चन करता है? वहाँ भी क्वेश्चन लोग करते हैं, लेकिन इस तरह चीज़ें नहीं देखी जाती। किसके लिए कर रहे हैं पुलिस वाले? आम नागरिक के लिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कोई व्यक्तिगत रंजिश में नहीं होनी चाहिए, अपने लाभ के लिए नहीं होनी चाहिए। बोनाफाइड ड्यूटी कर रहे हैं, उस दौरान अगर कोई एक्शन है, कोई सेल्फ डिफेंस की बात आती है तब होना चाहिए। लेकिन न तो वो स्टेट की पॉलिसी है, न तो डिपार्टमेंट की पॉलिसी। तो सर, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि आपसे मिलने का मुझे मौका मिला, और बड़े सारे पहलू जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर या फिर पुलिस को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को लेकर और गुंडई को लेकर और उत्तर प्रदेश को लेकर जो आपने क्लियर किए हैं, मुझे लगता है कि वो बेहद ज़्यादा ज़रूरी हैं हर किसी के लिए, क्योंकि जो हमारे सामने हमें दिखता है हम सिर्फ उतना ही ले पाते हैं। और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, और आपने बड़े सारगर्भित प्रश्न पूछे, और आपने बहुत ही पेशेंटली उनका जवाब भी सुना। और मुझे लगता है कि आपके माध्यम से, आपके दर्शकों के माध्यम से, जो पुलिस का पर्सपेक्टिव है, पुलिस का जो पहलू है, वो हमने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। और मैं पुनः ये बताना चाहूँगा कि पुलिस का कोई व्यक्तिगत एजेंडा नहीं है। सरकार ने जो एक पॉलिसी बनाई है उसके तहत कार्रवाई होती है। इनकाउंटर कोई सरकार की ना तो पॉलिसी है, ना विभाग की पॉलिसी है, लेकिन ऐसे अपराधी जो व्यवस्था के ऊपर उठ चुके हैं, जो पुलिस वालों पे भी फायरिंग करने में या उनको मारने में कोई गुरेज नहीं करते, तो पुलिस वैसे केसेस में राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस का प्रयोग करती है। साथ ही साथ पुलिस ने अपने एफिशिएंसी में 360 डिग्री परिवर्तन लाया है, और ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत लाखों लोगों को सज़ा भी दिलाई है। और गवर्नमेंट ने पुलिस विभाग के बजट को भी करीब लगभग 3 गुना किया है। उसकी सुख सुविधाओं को भारी मात्रा में बहुत ही पारदर्शी तरीके से नियुक्तियाँ की गई हैं। हमारे फोर्स का जो एज प्रोफाइल है वो काफ़ी कम है, यंग है फोर्स। तो इन सब चीज़ों का भी एफिशिएंसी पे बहुत फ़र्क पड़ता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश की जनता, जो हम लोगों का विकसित भारत का जो कंसेप्ट है 2047 तक, उस यात्रा में हमारे भी बहुत बड़ा हाथ रहेगा, और उसमें हमारे लोग भी उस हवन में अपनी पूर्णाहुति देंगे। बिल्कुल, और हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। विश्व गुरु बनने से बस समझ लीजिए कुछ ही
दूरी पर हैं, कुछ ही कदम दूर हैं और जल्दी ही पूरे विश्व पर हम अपना परचम लहराएंगे। वैसे कोई भी ऐसा मुझे लगता है कि जॉनर नहीं है जिसमें भारतीय पीछे हों और आने वाले दिनों में हम और भी ऊंचा देखेंगे। और जैसे कि सर ने कहा कि उत्तर प्रदेश भी अपनी भागीदारी इसमें ज़रूर दर्ज करेगा और हम देख भी रहे हैं कि जहाँ पर कानून की बात आती है तो हर कोई यही कहता है कि कानून और जहाँ पर क्रिमिनल्स की बात आती है उसको लेकर उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा सुधार देखा गया है और आगे भी ये सुधार ऐसे ही चालू रहेगा, जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए तमन्ना टॉकीज़ और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्ते सर। नमस्कार। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe.